हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह आज लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि हिमांक क्या है, हिमन क्या है, हिमांक क्या है। ठीक है, इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने गलनांक क्वथनांक कवर किया था, तो आज के टॉपिक में हम लोग हिमन कवर करेंगे, हिमांक कवर करेंगे, संघनन, वाष्पन, साथ में वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, गलन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा, ये सारे टॉपिक आज का हमारा है। और आज हम इस फर्स्ट चैप्टर को खत्म करेंगे, एंड करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का क्या रहेगा, एंड रहेगा क्लास 9 के। तो जिस बच्चे ने पहले वीडियो को नहीं देखा वो जाके हमारे चैनल पर इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। आज सेकंड पार्ट इस चैप्टर का चल रहा है और हम क्लास को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा आज का टॉपिक है संघनन। संघनन क्या होता है? देखो, संघनन, संघनन का मतलब बच्चों इकट्ठा होना। जब हम क्या करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, एक फिक्स प्रेशर पर, एक निश्चित दाब पर जब किसी वाष्प या गैस को, जब किसी वाष्प या गैस को एक निश्चित दाब पर हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वह द्रव की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। अगर वाष्प रहेगा जल में, कोई गैस होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, अपने ही द्रव के रूप में चला जाएगा। और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, संघनन। एक निश्चित दाब पर किसी द्रव, कह सकते हैं एक निश्चित दाब पर किसी वाष्प या गैस को क्या करने पर, ठंडा करने पर वह क्या हो जाता है, द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यह घटना ही क्या कहलाती है, संघनन। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। संघनन क्या है, ध्यान से सुनिए, निश्चित दाब पर गैस अथवा वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही संघनन कहलाता है। क्लियर है? तो संघनन क्या है, निश्चित दाब पर, भाई एक बार फिर से देख लीजिए, निश्चित दाब पर गैस अथवा वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, संघनन बच्चों। तो किसी भी निश्चित दाब पर, मतलब एक निश्चित दाब पर किसी भी द्रव अथवा क्या कह सकते हैं, वाष्प को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, संघनन। मतलब एक कांस्टेंट टेंपरेचर, आप कह सकते हो कि लिक्विड आर, कह सकते हैं वेपर्स आर गैसेस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड बाय कूलिंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड टू द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन या संघनन क्या है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर वाष्प अथवा गैस को क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करना ही। जैसे ये देखिए, ये हमारा हो रहा है इवेपोरेशन। क्या हो रहा है भाई, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। देखिए यहां से ये जल की बूंदें क्या हो रही हैं, बादल के रूप में यहां से जा रही हैं, यहां से जा रही हैं, देखिए बादल के रूप में। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। मतलब यहां पर इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब वाष्पन हो रहा है। और वाष्पन के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से ये बूंदें किस रूप में कन्वर्ट हो रही हैं, ये देखिए बादल के रूप में कन्वर्ट हो रही हैं कि नहीं, बादल के रूप में कन्वर्ट हो रही हैं। और फिर ये बादल क्या कर रहा है, ये देखिए छोटे छोटे बूंदों के रूप में बारिश हो रहा है, जो वाष्प के फॉर्म में सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा भाई। तो यहां से आपका क्या हुआ, ये जो वाष्प जल है ये वाष्प के रूप में कन्वर्ट हुआ, वाष्पीकृत हुआ। फिर ये यहां पर क्या हुआ, एक निश्चित दाब पर संघनित होकर बादल के रूप में कन्वर्ट हो गया, जो कंडेंस कर दे गया, संघनित हो गया है। और फिर उसके बाद ये क्या होता है, जब संघनन हो जाता है द्रव के रूप में नीचे आने लगता है। यह घटना ही क्या कहलाती है, संघनन। निश्चित दाब पर किसी भी गैस या वाष्प को ठंडा करने पर वह किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। और यह घटना ही क्या कहलाती है, संघनन। क्लियर है बच्चों? आगे हम चलें, चलिए आ जाइए, थोड़ा सा हम स्ट्रेट देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ठोस है और यह ठोस क्या हो रहा है, किसी, आप क्या कह सकते हो,
ठोस से किस में जा रहा है, द्रव में, और द्रव किस में जा रहा है, गैस में। फिर कोई गैस अगर मेरे प्यारे बच्चों किस में आ रहा है, द्रव में, और कोई द्रव किस में जा रहा है, ठोस में। इस प्रोसेस में किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, गलन। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, गलन। ये क्या कहलाता है, गलन। और अगर यह जिस निश्चित ताप पे होता है, जिस न्यूनतम ताप पे होता है, न्यूनतम, यह जिस न्यूनतम ताप पे होता है, उस न्यूनतम ताप को हम क्या बोलते हैं, उस न्यूनतम ताप को हम बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक, जिस न्यूनतम ताप पे होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, गलनांक कहते हैं, ओके। और यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर कोई द्रव गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वथन। क्या बोलते हैं, क्वथन। द्रव का वाष्प में बदलना क्वथन, और जिस न्यूनतम ताप पे होता है उस ताप को हम बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं भाई, क्वथनांक बोलते हैं। याद रहेगा। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गैस का द्रव में बदलना ही अभी हम लोगों ने बात किया, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। याद रहेगा, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। और आप कह सकते हो द्रव का ठोस में बदलना ही कहलाता है हिमन। क्या कहलाता है, हिमन। और जिस न्यूनतम ताप पे ये प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। या ये पदार्थ की अवस्था परिवर्तन है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर कोई पदार्थ सीधे गैस से ठोस में बदल रहा है, सीधे गैस से ठोस में बदल रहा है, यह घटना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन। ठीक है, यह घटना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन। अभी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो कुछ चीजें जैसे गलन, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना गलन, और द्रव का गैस में जाना क्वथन, गैस का द्रव में आना संघनन, द्रव का ठोस में जाना क्या कहलाता है, हिमन, और किसी गैस का सीधे ठोस में जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वापातन। क्लियर है, क्लियर है। आगे चलते हैं, आ जाइए। अब हमारा टॉपिक क्या कह रहा है भाई, हमारा टॉपिक ये क्या कह रहा है कि हिमन क्या है। तो जिस निश्चित दाब पर बेटा, या कह सकते हो किसी निश्चित दाब पर किसी द्रव का ठोस में बदलना, निश्चित दाब पर किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, हिमन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम द्रव को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसके पार्टिकल कंज्यूम होते चले जाते हैं और वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में। जब किसी ठोस को, द्रव को आप क्या करते हो, ठंडा करते हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा आती, कणों की कम होती जाती है, और कण पास पास आ जाते हैं, जिससे द्रव से किस में बदल जाते हैं, ठोस में। और यह घटना ही क्या कहलाता है, हिमन। मतलब निश्चित दाब पर किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित होना बच्चों क्या कहलाता है, हिमन। अगर यह हिमन मेरे प्यारे बच्चों, यह हिमन किसी निश्चित ताप पे हो, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम कह सकते हो निश्चित ताप, वह न्यूनतम निश्चित ताप जिस पर क्या होता है बेटा, कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, हिमांक। क्या कहलाता है बच्चों, हिमांक। मतलब जिस न्यूनतम निश्चित ताप पर या जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदल जाए वह उसका क्या कहलाता है, हिमांक। क्लियर है। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव क्या हो जाए, ठोस में बदल जाए, जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाए वो क्या कहलाएगा, हिमांक। और एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव ठोस में बदल जाती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, हिमन। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, हिमन। क्लियर है, क्लियर है भाई। जैसे बर्फ, मतलब द्रव का जमना, पानी का बर्फ में बदलना, आप क्या कह सकते हो, पानी से। भाई पानी से क्या बनता है, पानी से क्या बनता है, बर्फ। तो ये प्रोसेस किसके जरिए होता है, हिमन। हम लोग क्या बनाते हैं भाई, सबसे क्या बनाते हैं, आइसक्रीम जब बनाते हैं, आइसक्रीम जब बनाते हैं तो आइसक्रीम भी किस प्रोसेस के तहत बनता है, हिमन के तहत ही बनता है। किसके तहत बनता है, हिमन के। क्लियर है। आ जाइए आगे चले। अब आ जाइए, हमारे पास आ रहा है ऊर्ध्वापातन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाए, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वापातन।
और किसके कारण बदल जाती है? किसी ठोस को जब हम उष्मा देते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका, तो सीधे किस में बदल जाता है भैया? वो द्रव में ना बदलकर ठोस से सीधे किस में चला जाता है? गैस में। और यह प्रक्रिया या यह घटना ही क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऊर्ध्वापातन। ये देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई आपका क्या हो जाता है? ठोस जो होता है उष्मा प्रभाव के कारण सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी घटना जिसमें हम किसी ठोस को हीट करें और हीट करने के बाद बच्चों वो किस में बदल जाए? सीधे गैस में, द्रव में ना जाके। जैसे देखो, ये हम हीट कर रहे हैं, एक हमारा ये थोड़ा सा कलर ऐसा आ गया है, एक डिस्क यहां पे रखा हुआ है, कटोरी, और इसे हम लोग हीट कर रहे हैं। यहां से लैंप लगा हुआ है, ये देखिएगा, ये लैंप आपका जल रहा है, ठीक है, ये आपका लैंप आया हुआ है, यहां से जल रहा है, और इसे हीट करने पर यहां एक कपास लगा देते हैं, कपास उल्टे प्लेट पर रखा हुआ है। ये आपका थोड़ा सा इमेज ऐसा ले लिया है हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने भाई, इसमें ये कटोरी में भर के रखा हुआ है, और इसे हीट करने पर क्या हो रहा है? जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर में। किसमें? सॉरी, वेपर बोल दो या आप कह दो भाई गैस में बदल जा रहा है। तो यह घटना ही क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को बच्चों क्या किया जाए? गर्म किया जाए, और गर्म करने के बाद वो सीधे क्या हो जाए भाई? सीधे अगर वो उसे गर्म करो तो वो ठोस से, किससे? ठोस से सीधे किस में बदल जाए? द्रव में ना बदलकर, द्रव में ना बदलकर सीधे किस में बदल जाए? गैस में। ठोस से सीधे किस में बदल जाए? गैस में। तो यह घटना ही क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वापातन। क्लियर? अगला, दाब का प्रभाव। थोड़ा सा देखते हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बात याद रखिएगा भाई, एक बात याद रखिएगा, ठोस और द्रव पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोस और द्रव पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ठोस को दबाकर, प्रेशर देकर ना तो गैस में बदल सकते हो, ना ही लिक्विड में। लेकिन एक बात हाँ याद रखिएगा कि टेम्परेचर कम करके, ताप को कम करके अगर किसी गैस का दाब बढ़ाएंगे तो वह जरूर द्रव में बदल जाएगा, और फिर द्रव से किस में बदल सकता है? ठोस में। तो याद रखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी गैस का ताप कम करके दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब गैस पर दाब का प्रभाव पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर को कम करके, मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर को कम करके आप क्या करोगे कि भैया प्रेशर को कम करके, सॉरी गलत बोल रहे हैं भाई, थोड़ा सा देखिए, टेम्परेचर को कम करके, माफ कीजिएगा, टेम्परेचर को कम करके अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस किस में बदल जाएगा? द्रव में। गैस किस में बदल जाएगा? द्रव में। ओके, गैस किस में बदल जाएगा? द्रव में। अगर हम टेम्परेचर कम करके प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस किस में बदल जाएगा? द्रव में। ओके, ये दाब का प्रभाव है। थोड़ा सा आ जाइए आगे की टॉपिक पर ध्यान देते हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो डिग्री होता है, जो डिग्री होता है, ये आपको पता है, यह ताप का एक विशिष्ट मात्रक है। क्या है भाई? एक विशिष्ट मात्रक है। ये क्या है भैया? आप क्या लिख सकते हो कि भैया डिग्री जो है यह ताप का क्या है? एक विशिष्ट मात्रक है। और फॉरेनहाइट क्या है भाई? फॉरेनहाइट क्या है? मानव शरीर का ताप मापने, मानव शरीर के ताप को, थोड़ा सा इसको, मानव शरीर के ताप को मापने
के लिए उपयुक्त मात्रक, उपयुक्त मात्रक है। ठीक, फ़ारेनहाइट से हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी का क्या करते हैं, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मापते हैं। और केल्विन तो भाई सभी लोग जानते हो कि केल्विन क्या है, ताप का यसाई मात्रक है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मात्रक है। ताप का यसाई मात्रक कौन है भाई, केल्विन है। मेरे प्यारे बच्चों, ताप का यसाई मात्रक कौन है, केल्विन है। ओके, आपका एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। अब थोड़ा सा हम एक बात देखते हैं, कुछ फार्मूलेज हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें क्या होगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें, तो आप यहां से देख लीजिए। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है भाई, केल्विन में, तो केल्विन बराबर आपका क्या हो जाता है भाई, केल्विन बराबर क्या हो जाता है, आप केल्विन बराबर फार्मूला हो जाता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस क्या हो जाता है 273, इतना हम ऐड कर देते हैं डिग्री सेल्सियस के लिए। ये हमारा, अगर किसी डिग्री सेल्सियस दिए हुए वैल्यू को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। ओके, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। जैसे हम कह दें, जैसे हम कह दें, क्वेश्चन एक है 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, केल्विन में बदलिए। ठीक, क्वेश्चन है केल्विन में बदलना है हमें, किसे, 27 डिग्री सेल्सियस को, 27 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में। तो केल्विन बराबर फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस कितना है 27 प्लस कितना है 273, तो टोटल कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 300 केल्विन। कितना आ गया, 300 केल्विन। आंसर कितना आ गया, 300 केल्विन। सर कितना आ गया, 300 केल्विन आ गया। नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक में आप क्या कह सकते हैं, जैसे एक और मैंने दे दिया, 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा, कितना केल्विन होगा, तो आपको पता है केल्विन बराबर फिर से डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 15 प्लस 273 आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ओ सॉरी माफ करना 25, आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे प्यारे बच्चों, 25 आप जोड़ेंगे तो 298 केल्विन। देखिए आ गया ना। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना कितना आसान है, हम डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे वो देख ले, वो देख ले। केल्विन से डिग्री सेल्सियस,
डिग्री सेल्सियस। केल्विन से डिग्री सेल्सियस, केल्विन से डिग्री सेल्सियस ले जाना है तो डिग्री सेल्सियस बराबर आपका हो जाता है, आपका जो भी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा केल्विन में से क्या करेंगे, जितनी भी केल्विन मात्रा होगी उसमें से 273 घटा देंगे, केल्विन माइनस 270, ये आपका क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे हमारे पास यहां दे दे क्वेश्चन दिया 400 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे, या डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, 400 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस बराबर 400 माइनस 273, तो अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा 127 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा 127 डिग्री सेल्सियस। मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 127 डिग्री सेल्सियस। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अब आ जाइए केल्विन से डिग्री सेल्सियस तो हमने देख लिया, केल्विन से तो डिग्री सेल्सियस हमने देख लिया। अब थोड़ा हम लोग ये देखेंगे कि हम फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। फॉरेनहाइट अगला हमारा टॉपिक रहेगा, फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस हम कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा देखिए फॉरेनहाइट से कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉरेनहाइट से अगर हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों डिग्री सेल्सियस बराबर फार्मूला हो जाएगा 5/9 इंटू फॉरेनहाइट माइनस 32, ये फार्मूला हो जाता है। आप याद रखिएगा, अगर फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, आपका कर देंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू फॉरेनहाइट इंटू 32 हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा भैया 32 हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा भाई, ठीक है। ओके, जैसे मैं कहूं 41 फॉरेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस होगा, कितना डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, कितना डिग्री सेल्सियस होगा भाई। तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, डिग्री सेल्सियस बराबर सर 5/9 इंटू फॉरेनहाइट कितना है 41 माइनस आपका क्या हो जाएगा 32। ओके बच्चों, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 9 अपान क्या हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल, डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 41 फारेनहाइट में कितना होता है 5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर हमसे कह दे, इसी तरीके से अगर हमसे कह दे कि भाई डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट कैसे प्राप्त करेंगे, डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट इसमें कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में, ठीक है। डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आप सभी सीख लीजिए, फार्मूला सीख लीजिए। डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कैसे ले जाएंगे
तो यहां देखिए फॉरेन हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 इंटू आपका क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 32। ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला सही है, नोट कीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला सही है, ये सही है। फॉरेन हाइट बराबर आपका क्या हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक चलें। अब हमारे पास आ गया गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा हम किसे कहते हैं बेटा, ठीक है। देखो गुप्त उष्मा क्या होता है, जनरली अगर हम लोग बात करें, जनरली अगर हम लोग बात करें कि गुप्त उष्मा क्या है, तो सिंपल सा ध्यान दो। गुप्त उष्मा क्या है, किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान, जिस टाइम वो अपना क्या कर रहा हो, स्टेट चेंज कर रहा हो, मतलब द्रव से गैस में या गैस से द्रव में या फिर ठोस से द्रव में जा रहा हो, मतलब अवस्था परिवर्तन के दौरान, किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान, मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित की गई या फिर उत्सर्जित की गई उष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा। क्लियर है। जिस टाइम आप थोड़ा सा बात ध्यान से समझना, बात ध्यान से समझना थोड़ा सा। जैसे मैंने एक बीकर लिया, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने कुछ पदार्थ भर लिए, इसमें कुछ मैंने पदार्थ भरे, ओके। इसे हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। इसे क्या करेंगे, हीट देंगे। एक सॉलिड था, एक बर्नर के जरिए हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट करने के समय जैसे जैसे हम बच्चों इसे टेम्परेचर देंगे ना, जैसे जैसे हम इसे टेम्परेचर देंगे तो इसका क्या होगा, मतलब सॉरी, जैसे जैसे इसे हम हीट देंगे, मतलब जैसे जैसे हम हीट को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, साथ में टेम्परेचर भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। जैसे जैसे हम हीट इंप्रूव करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि हम इसे हीट देते रहेंगे लेकिन टेम्परेचर इंप्रूव नहीं होगा, टेम्परेचर इंप्रूव नहीं होगा। और उस टाइम अगर मैं इसे ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग इसे अगर क्या करेंगे, इसका अवलोकन करेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ठोस थे ये द्रव में बदलना शुरू कर दिए। अर्थात अवस्था परिवर्तन के दौरान जो हमने हीट दिया वो क्या कर दिया, इस बंदे ने अवशोषित कर लिया, उसे टेम्परेचर के रूप में कन्वर्ट नहीं किया। तो वही क्या होता है, गलन की गुप्त उष्मा। बात समझना, जब किसी पदार्थ को हम हीट करते हैं ना, जैसे जैसे हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना, आप हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। उस टाइम होता क्या है, वह पदार्थ अपनी अवस्था बदलना शुरू कर देता है। तो जब कोई पदार्थ अपना अवस्था बदलता है तो उस अवस्था परिवर्तन के दौरान जितनी उष्मा वो अवशोषित करे या उत्सर्जित करे, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, गलन। आप बोल सकते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। तो किसी भी पदार्थ के द्वारा, किसी भी पदार्थ के द्वारा भाई, किसी भी पदार्थ के द्वारा क्या होता है, किसी भी पदार्थ के द्वारा परिवर्तन के दौरान, मतलब अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित अथवा उत्सर्जित उष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा। क्या कहलाती है बच्चों, गुप्त उष्मा कहलाती है। क्लियर है, क्लियर है। अब गलन की गुप्त उष्मा क्या होता है, गलन की गुप्त उष्मा के लिए बात ध्यान से समझना। 1 ग्राम द्रव को पूर्णतः वाष्प में अच्छा ये वाष्पन है, माफ कीजिएगा। वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है, 1 ग्राम द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। मतलब 1 ग्राम अगर हम द्रव को वाष्प में परिवर्तित करना है तो जितनी मात्रा वह अवस्था मतलब उष्मा की जितनी मात्रा वह अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त उष्मा। 1 ग्राम हमने द्रव लिया, इस द्रव को हीट किया, अवस्था परिवर्तन के दौरान यह जितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा वही हीट क्या कहलाएगी, आपके वेपोरेशन का, या आप क्या कह सकते हो, फ्यूजन लिख दिए थे क्या, ये गलत मीनिंग लिखा हुआ है।
यहां वेपोरेशन, इवेपोरेशन, चलिए इवेपोरेशन मतलब वाष्पन की क्या हो जाती है, गुप्त उष्मा होती है। 1 ग्राम द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जो उष्मा की मात्रा होती है उसे वाष्पन की क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। क्लियर है। और गुप्त उष्मा होती क्या है, किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान, किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित की गई उष्मा की मात्रा होती है। क्लियर है। अगला आ जाइए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब सही है, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा क्या है, तो सिंपल सा वही बात है कि 1 ग्राम ठोस को पूर्णतः द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है, गलन की गुप्त उष्मा। या एक डिफिनेशन होता है इसके, गलनांक बिंदु से वाष्प मतलब क्या होता है, द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जो उष्मा की मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, गलन की गुप्त उष्मा। मतलब आप यहां से एक और डिफिनेशन देख सकते हो कि किसी सॉरी 1 ग्राम ठोस को, 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु से, उसके गलनांक बिंदु से 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु से, 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु से द्रव में परिवर्तित होने के लिए, द्रव में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है, गलन की गुप्त उष्मा ओके, गलन की क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। क्लियर है। ओके, ये था गलन की गुप्त उष्मा। 1 ग्राम ठोस को क्या किया जाए, उसके गलनांक बिंदु से द्रव में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी, गलन की गुप्त उष्मा। लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं इस चैप्टर के, वाष्पन। वाष्पन क्या है बेटा, किसी भी द्रव को उसके क्वथनांक से निम्न ताप पर द्रव में परिवर्तित, किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक से निम्न ताप पर द्रव में परिवर्तित मतलब वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, वाष्पन। जैसे मैं जल ले लूं और जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर जल में से 50 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस पे ही वाष्प बनना शुरू हो गया तो यह घटना ही क्या कहलाएगा, वाष्पन। तो किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक बिंदु से निम्न ताप पर वाष्प में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, वाष्पन। समझ में आया। तो आप क्या बोल सकते हो कि क्वथनांक से निम्न ताप पर, मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, क्वथनांक से निम्न ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना ही वाष्पन कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। क्लियर है, वाष्पन कहलाता है, आप नोट कर सकते हैं। या फिर कह सकते हो प्रत्येक ताप पर द्रव के बाह्यतम अणुओं का मुक्त होकर वाष्प में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक, प्रत्येक ताप पर द्रव के बाह्यतम अणुओं का मुक्त होकर वाष्प में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। नोट कर लीजिए, वाष्पन। वाष्पन को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, पहला फैक्टर आपके पास आता है, सबसे पहला फैक्टर आपके पास है टेम्परेचर। क्या है भाई, टेम्परेचर। ये देखिए पहला फैक्टर आपके पास ताप, दूसरा फैक्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा फैक्टर दाब, चौथा आर्द्रता और पांचवा वायु का प्रवाह। ये फैक्टर है।
तो जनरली थोड़ा सा दूसरे पेज पे हम बात कर लेते हैं। एक बात ध्यान देना भाई, पहला फैक्टर हमारा क्या था? ताप। क्या था? ताप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर। जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर। तो जनरली याद रखिएगा कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भैया इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो वाष्पन है इसका भी दर बढ़ जाता है। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो वाष्पन भी बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर गतिज ऊर्जा बढ़ा तो कण क्या होंगे? वाष्प में परिवर्तित होंगे। समझ में आया? दूसरा मेरे प्यारे साथियों, दूसरा हमारे पास क्या फैक्टर था? हम लोग थोड़ा सा एक बार प्रीवियस करके देख लें। ताप के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जितना क्षेत्रफल जितना छिछला एरिया रहेगा, वेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। सपोज दैट आप छत पर क्या काम करो, छत पर ले जाओ एक ग्लास में क्या काम कीजिए? एक ग्लास में कुछ वाटर भर के रख दीजिए, एक ग्लास में कुछ वाटर भर के रख दीजिए, वाटर एक ग्लास में भर के रख दीजिए, और वाटर को आप कहां पर भर के रख दीजिए? एक छिछले से बर्तन में, एक छिछले से बर्तन में। इसमें आप क्या कीजिए? जल को भर के रख दीजिए, वाटर को इसमें भर के रख दीजिए। जब छत पे आप दो बर्तनों में आप जल को रखेंगे तो आप कुछ टाइम बाद अगर अवलोकन करेंगे तो सबसे इसमें से पानी बहुत ज्यादा कम हो गया होगा छिछले वाले बर्तन से, और ग्लास में से बहुत कम मतलब निकला होगा, वाष्प बना होगा। मतलब द्रव की मात्रा, द्रव का लेवल इसमें कम घटा होगा और इसमें द्रव का लेवल ज्यादा घटेगा। अर्थात जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भैया वेपोरेशन भी बढ़ता है। तो मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा भाई, अगर आपका क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो आपका वाष्पन भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? वाष्पन भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, वाष्पन भी बढ़ेगा। ओके, वाष्पन भी बढ़ेगा। अगले फैक्टर में अगर हम आ जाएं, अगले फैक्टर में अगर हम लोग आ जाएं तो थोड़ा सा देखिएगा, अगला फैक्टर हम लोगों के पास क्या था? दाब। क्या था भाई? दाब। तीसरा फैक्टर हम लोगों के पास था दाब। तो जनरली ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रेशर, दाब को बढ़ाते हैं तो वाष्पन जो होता है, वाष्पन दर जो होता है वो घटता है। क्यों घटता है सर? आप दाब बढ़ाएंगे तो जो वाष्प के कण हैं वो पास पास आएंगे, तो वो वाष्प में मतलब जो द्रव के कण हैं, माफ कीजिएगा, दाब बढ़ाएंगे तो द्रव के कण जो वाष्प में बदल रहे थे वो पास पास आ जाएंगे, तो वाष्प में बदलने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? कम हो जाए। क्या हो जाएगा? कम हो जाए। अगला आ जाइए। इसके बाद हमारे पास आया आर्द्रता। क्या आया भैया? चौथा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। याद रखिएगा, आर्द्रता बढ़ने पर भी वाष्पन घटता है, क्योंकि जब आर्द्रता बढ़ेगा भैया तो टेम्परेचर घट जाएगा ना वातावरण का, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आर्द्रता बढ़ता है, अगर आर्द्रता बढ़ता है तो भाई वाष्पन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वाष्पन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक अगला लास्ट फैक्टर वायु का प्रवाह। एक लास्ट फैक्टर याद रखिएगा, वायु का प्रवाह, वायु का प्रवाह। तो ध्यान रखिएगा, वायु का प्रवाह बढ़ने पर अगर आप एयर का स्पीड बढ़ेगा, वायु का प्रवाह अगर बढ़ेगा तो भैया वाष्पन भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वाष्पन भी बढ़ेगा। क्लियर? वाष्पन भी बढ़ेगा।
तो आज के क्लास में मेरे प्यारे साथियों बस इतना ही। ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हुआ क्लास 9th का। हम लोगों ने 2 वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया है। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।